चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? सारे बच्चे उम्मीद है अच्छे हैं। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ बेटा, ठीक है, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, क्योंकि बेटा मैंने कहा था कि मैं 2 से 3 दिन पॉलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा और आज बच्चे सैटरडे है तो आज भी क्वेश्चन आवर होगा, क्योंकि बच्चे थ्योरी की क्लास तो आपका पहुँच ही चुका है, बिल तक हो गया है और उसके बाद हमें बच्चे छोटे छोटे टॉपिक हमारे बच्चे में तो मैं उन्हें निपटाता रहूंगा। लेकिन अब मैं बच्चे क्वेश्चन का अभ्यास करा दूं ताकि बच्चे पॉलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ना फंसे बेटा। आज के बच्चे जो क्वेश्चन के क्या कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन का जो एरिया है वो मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा हमने हार्ड भी किया है बच्चे, ठीक है। और क्वेश्चन जब हार्ड होगा तो आपको पता है सर क्वेश्चन वही सॉल्व होंगे जो अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियोस को देखा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है सारे बच्चे आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन है। शेयर जरूर कर दो बच्चे, क्वेश्चन तक सब तक बच्चों तक क्वेश्चन पहुंच जाए। और जितने बच्चों का पेपर चल रहा है बेटा, अच्छे से पेपर दे लो अपना। बीए बीएससी जो भी बीकॉम कर रहे हो वो अपना कंप्लीट करो। एमएससी जो बच्चे कर रहे हो, एमए जो बच्चे कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक है सारे बच्चों को और कंप्लीट करो। उसके बाद बच्चे आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें एनटीपीसी क्लियर करना है, एसएससी के एग्जाम क्लियर करने हैं। और एक गुड न्यूज़ है कि बच्चे योगी आदित्यनाथ ने भी दबाव में सारे विभागों को आदेश दिया है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं खाली पड़ी हुई हैं आप उनका हमें ब्यौरा दीजिए और उस पर हम क्या करवाएं, एग्जाम कंडक्ट करवाएं और जल्दी से लोगों की बेरोजगारी को क्या करें, दूर करें। हालांकि बच्चे सरकारें तभी चेतती हैं जब बच्चे उनको ये लगने लगता है कि यार अब हमारा यहां से नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चे, नुकसान ना कराया जाए उनका, तो आप पहले से इतने प्रिपेयर रहो बेटा कि कोई भी एग्जाम आए तो वो आपका एग्जाम निकलना चाहिए। और मान लो अंतिम एग्जाम मान लो बच्चे, नहीं तो फिर पछताओगे सर। और पछताओगे बच्चे, क्या करोगे, पछताने से फिर कुछ मिलने वाला नहीं, मेरा हाथ तो खाली हो जाएगा ना सर, फिर आपको फिर वही काम करने पड़ेंगे। तो जब वही काम घर वाले ही करने हैं तो फिर पढ़ाई करने का क्या लाभ है ना बच्चे। तो सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी, उम्मीद है बहुत सारे बच्चे आ गए होंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे आ जाओ बच्चे, ठीक है, जितने भी हैं। चलो देखा जाए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैंने कहा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, ध्यान से पढ़िएगा। सरल भी हैं और बच्चे थोड़े टफ भी हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, जल्दी से देखिएगा। सारे बच्चे करिएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्लियर? जल्दी जल्दी बच्चे आंसर दीजिएगा सारे बच्चे। बी ऑप्शन तो वैसे आपका गलत है। 1934 में तो कोई अधिनियम नहीं आया था, बट 1934 एक्ट के तहत ही बच्चे आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चे, तो पहला क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, क्रिप्स मिशन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिप्स मिशन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्रिप्स मिशन कौन से सन में भारत आया था, तो आप बोलोगे सर ये 1942 में आया था और इसी ने बच्चे एक संविधान सभा की बात किया था। लेकिन संविधान सभा के साथ साथ बेटा उसने निर्वाचित संविधान सभा की बात किया था और इस व्यक्ति का नाम था क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय बेटा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में कहां पहुंचा, भारत पहुंचा बच्चे, तो उस समय अगर देखा जाए कि ब्रिटेन का पीएम कौन था तो उसका नाम था विंस्टन चर्चिल।
बेटा इसी का नाम था विंस्टन चर्चिल, और इसी ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसी विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और इसी के कार्यकाल में बच्चे क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में इंडिया पहुंचा और निर्वाचित संविधान सभा की बात की बच्चे, ठीक है। और आपको भी पता है बच्चे कि ये जो निर्वाचित संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था वो एक व्यक्ति के कहने पर हुआ था, और उस व्यक्ति का नाम था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत देश में कब आया था? 1946। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। लेकिन कैबिनेट समय बच्चे, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो आप बोलोगे सर क्लीमेट एटली था बच्चे, सर क्लीमेट एटली था। क्लियर हो जाएगा, सर क्लीमेट एटली था। और इसी निर्वाचित संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। इसी निर्वाचित संविधान सभा ने संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। क्लियर हो जाएगा। अब साइमन आयोग देख लो, सारे बच्चे साइमन आयोग जानते हो। साइमन आयोग की 2 डेट है बच्चे। अगर साइमन आयोग के गठन की बात किया जाएगा तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन ब्रिटेन में हुआ था, और बच्चे ये भारत पहुंचेगी 3 फरवरी 1928 को। और इसमें टोटल कितने मेंबर होंगे? 7। और 7 में बच्चे क्या किसी भारतीय को शामिल किया गया था? तो आप बोलोगे सर साइमन आयोग में किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए साइमन आयोग का भारत में अच्छा खासा क्या हुआ? विरोध हुआ। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बच्चे, और इन्हीं की मृत्यु हो गई थी। ये मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था, ठीक है। लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो बच्चे निर्वाचित संविधान सभा की घोषणा किसने किया था? क्रिप्स मिशन ने किया था। अगस्त प्रस्ताव में बच्चे सिर्फ संविधान बच्चे निर्माण की बात की गई थी, संविधान निर्माण की बात की गई थी। और किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीयों द्वारा किया जाएगा। ऐसी घोषणा कौन से प्रस्ताव में हुई थी? तो आप बोलोगे अगस्त प्रस्ताव में हुई थी, और ये पेश हुआ था 8 अगस्त 1940 को, ठीक है बेटा। और जब ये 8 अगस्त 1940 को पेश हुआ था बेटा, तो भारत देश का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो था बच्चे, लॉर्ड लिन लिथगो था। कोई डाउट यहां तक? अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 में। और इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में था, वहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन हुआ था, जिसमें 2 सत्याग्रही बने थे। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने ही महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना की थी। किसने बेटा? पवनार आश्रम की स्थापना की थी। क्लियर बेटा? कोई डाउट यहां तक? अगस्त प्रस्ताव भी हो गया, क्रिप्स मिशन भी हो गया, साइमन। तो आपका सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। (1946) नवनिर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में नवनिर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताइएगा। 2 सितंबर 1946 को ये अंतरिम सरकार बनी थी, और इसके जो सभापति थे बेटा, यानी जो अध्यक्ष था, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अब लॉर्ड माउंटबेटन तो आपका गलत हो गया बच्चे, है ना? अगला बताओ जल्दी से।
अंतरिम सरकार में कार्यपालिका का उपसभापति यानी उपाध्यक्ष कौन था? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही होगा बच्चे वो ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको भी पता है ये उपसभापति बने थे और सभापति कौन बना था? तो आपका रिजल्ट होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। बच्चे अब एक क्वेश्चन और देखो सर, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप लगाओगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग था। और अगर बच्चे पूछा जाए अंतिम वायसराय, लेकिन अंतिम वायसराय के साथ साथ बेटा इसमें एक शब्द लिखा होगा विदेशी, तब आपका रिजल्ट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तब आपका रिजल्ट होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और ओवरऑल अंतिम वायसराय की बात किया जाए तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी होंगे बच्चे। और सी राजगोपालाचारी अंतिम वायसराय थे, लेकिन प्रथम भारतीय वायसराय थे बच्चे, लेकिन प्रथम भारतीय वायसराय थे। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, प्रथम भारतीय वायसराय थे बच्चे। ठीक है, तो उपसभापति कौन था? पंडित नेहरू थे। सभापति कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम विदेशी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का सीरीज में अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी। और प्रथम भारतीय वायसराय का भी नाम क्या होगा? सी राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे बच्चे, और संविधान सभा के ये अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के ये क्या थे? अस्थाई थे। और अस्थाई अध्यक्ष था बच्चे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी वगैरह के। लेवल थोड़ा सा इस बार हाई है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बच्चे, यानी 2 सदन का प्रावधान कर दिया गया। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास किया करो बच्चे। चलो, द्विसदनीय व्यवस्था की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ाया था बच्चे आप लोगों को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहीं पर बच्चे याद रखना, यहीं पर द्विसदन की व्यवस्था की गई। और एक बना था उच्च सदन, पूरा वीडियो में पढ़ाया हूं, और एक बना था निम्न सदन बच्चे। और फिर 1935 में इसे हमने केंद्र में लागू कर दिया। 1935 में हमने इसे विधान पालिका से उठाकर बच्चे कार्यपालिका यानी केंद्र में कर दिया। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका एक्ट होगा वो बच्चे 1919, इसी 1919 में बेटा प्रांतों में याद होगा हमने डायरकी लगाया था। डायरकी का मतलब होता है हमने द्वैध शासन लगाया था बच्चे। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हमने कौन से अधिनियम में दिया था? 1919 के एक्ट में दिया था। वहीं पर 1892 का अधिनियम है बच्चे। यहां पर पहली बार बच्चे निर्वाचन की बात की गई थी 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में। और यहां पर पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। और सिर्फ बच्चे किस पर? बजट पर। अन्य लोकहित मुद्दों पर हमें बात करने का यहां पर अधिकार नहीं मिला था। 1935 भारत देश का सबसे बड़ा अधिनियम था। और आपको पता है यहीं पर बच्चे बर्मा भारत से अलग हो गया। 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करवा दिया गया। 3 सूचियां
सूचियां बनाई गई थी बच्चे, राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग यहीं से करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बच्चे, संघीय न्यायालय की भी स्थापना 1935 एक्ट के तहत, आरबीआई की भी स्थापना 1935 एक्ट के तहत। 1909 को हम कहते हैं बच्चे मार्ले मिंटो सुधार। 1909 को हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और वहां पहली बार बच्चे मुस्लिम वर्ग पर पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हो गई थी। मुस्लिम वर्ग पर पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में हुई थी। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, चौथा नंबर देखिए। जल्दी करिएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था इनमें से किसके द्वारा बेटा? गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा बच्चे, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बच्चे, संविधान सभा। ठीक है, इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक हुई थी बच्चे 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को ही बच्चे इसके सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिनका नाम था पंडित नेहरू बच्चे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी को। कितने जनवरी को? 22 जनवरी और 1947 को बच्चे। और इसी ने, देखिए बेटा, जितनी भी समितियां थी उन समितियों का काम था कार्य करना और बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करके, आपको मैंने पढ़ाया है जब संविधान सभा पढ़ाया था कि पंडित बच्चे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिनका नाम था बच्चे क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तो बच्चे संविधान सभा के समक्ष सारे संवैधानिक प्रावधान पेश किया था और फिर इसी संविधान सभा ने उसे एक्सेप्ट किया था। जब एक्सेप्ट किया बेटा, वो आपको डेट याद है ना, 26 नवंबर 1949। और पेश करने वाले व्यक्ति थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। लेकिन संविधान को स्वीकार किसने किया? संविधान सभा ने स्वीकार किया। 26 जनवरी को 15 अनुच्छेद लागू हुआ था, पता है, और संपूर्ण तरीके से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी और 1950 को। क्लियर हो जाएगा। अब इसी दिन बच्चे 11 दिसंबर को, यानी कि ये सब 1946 में हुआ था, इसी 11 दिसंबर को बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 9 दिसंबर को बच्चे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी 10 अगस्त 1946 को सडन डेथ हो गई, तब हमने बच्चे अस्थायी अध्यक्ष बनाया। तो यहां पर क्वेश्चन है, संविधान सभा को अपनाया संविधान सभा ने। और बच्चे एक क्वेश्चन और मैं बढ़ा देता हूं, संविधान सभा जो थी बच्चे ये कार्य करती रही 24 जनवरी 1950 तक। कब तक बेटा? और इसी दिन हमने सर संविधान सभा को भंग कर दिया और यही संविधान सभा संसदीय प्रणाली की बच्चे रूप ले लिया। यानी 24 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया और संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो गई बच्चे। और 1952 में पहली बार बच्चे भारत में आम चुनाव कराया गया। 1952 में पहली बार आम चुनाव कराया गया। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है बच्चे, ये बात आप सारे बच्चे याद रखोगे। कोई डाउट यहां तक जल्दी से बताओ। ब्रिटिश संसद ने तो बच्चे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश करके भेजा था 1947 का, याद होगा। माउंटबेटन की रिपोर्ट के बाद में बच्चे जुलाई में पेश हुआ था। सब पढ़ा चुका हूं, एक एक लाइन बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत को एक संविधान बच्चे एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया बच्चे 20 फरवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। अब यहां पर बच्चे ये भारत था और भारत के लिए एक क्या बनाना था, संविधान बनाना था। अब संविधान बनाने के लिए बच्चे आपको पता है एक प्रस्ताव आया था और उसे हम कौन सा प्रस्ताव कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। और यही तो हमारी प्रस्तावना बनी बच्चे। क्या बनी? तो ये जो उद्देशिका थी बेटा, जो उद्देश्य या उद्देशिका थी, इस उद्देशिका को भाई कितने दिसंबर को पेश किया गया था, जल्दी से बोलो बच्चे। 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष। तब अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बच्चे इसको हमने स्वीकार कब किया? तो इस संविधान सभा ने, इसी संविधान सभा ने बच्चे इस व्यक्ति को स्वीकार किया 22 बच्चे जनवरी 1947 को। और फिर बच्चे संविधान निर्माण क्या हुआ? प्रारंभ हो गया बच्चे। और 26 नवंबर 1946 को दुनिया का 1949 को बेटा दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान या सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर सारे सदस्यों ने मिलकर स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 22 जनवरी 1947। और पेश कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा है बच्चे, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। तीसरा है, फ्रांस में संघीय प्रणाली है। चौथा है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता द्वारा होती है। ये तो 100% भाई गलत है। जैसे भारत देश में बच्चे पहले प्रधानमंत्री जो बनता है वो एक सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है बच्चे, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का। तो चौथा ऑप्शन सेम अपना ही रूल बच्चे पाकिस्तान में भी है, तो चौथा ऑप्शन घुस गया बच्चे। फ्रांस में संघीय प्रणाली है? नहीं सर, फ्रांस में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। फ्रांस में क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो सी ऑप्शन भी कट गया बेटा। और बी ऑप्शन अगर देखा जाए कि भारत सरकार की संघीय और एकात्मक, अब ध्यान से सुनना, मैंने वीडियो में कहा था कि संघात्मक प्रणाली दोनों देशों में है, भारत में भी है और बच्चे अमेरिका में भी है। कभी कभी क्या होता है, भारत देश में एकात्मक प्रणाली बच्चे लागू नहीं है, लेकिन कभी कभी बेटा ये दिखाई दे जाती है, दिखाई दे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नागरिकता की बात करें इंडिया में, तो नागरिकता एकल है, तो यहां पर एकात्मक पारदर्शिता दी जाती है, लागू नहीं है सर। क्लियर हो जाएगा। और जब बच्चे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तब एकात्मक शासन दिख जाता है, क्योंकि फिर बच्चे सारी पावर किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति। लेकिन ये सिचुएशन होता है,
आए ना तो कभी एकात्मक प्रणाली भारत में नहीं दिखेगी। तो भारत में संघीय प्रणाली है बच्चे, ठीक है। लोकतंत्र के साथ साथ यानी संसदीय प्रणाली के साथ साथ अध्यक्षात्मक सिस्टम भी है, लेकिन वो सिचुएशन है, पार्शियल है बेटा, क्लियर। तो यहां पर जो बी ऑप्शन हो जाएगा, तो ये एकात्मक बच्चे संघात्मक होता तब तो सही था, लेकिन यहां पर एकात्मक दोनों प्रणाली है। क्या आप कहीं दोनों प्रणाली देख रहे हो? ये पार्शियल है बेटा, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे बेस्ट आंसर 6 का हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। छठवें का चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि भारत देश में एकात्मक पार्शियल है बच्चे, ये कहीं लागू या बच्चे सिस्टमेटिक वे में हमें नहीं सो की जाती, ठीक है। बस कभी कभी सिचुएशन पर दिखाई जाती है, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? तो फ्रांस में बच्चे अध्यक्षात्मक रूल है, घटा दो इसे। पाकिस्तान में पहले सदस्य फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। और बच्चे सी बी ऑप्शन भी कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 6 का ए बच्चे सही हो जाएगा। अगर सिर्फ भारत में संघीय होता तब ए और बी दोनों सही हो जाता, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो। सुमेलित नहीं है। उनतालीस ये बच्चे आपका सही है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और ये जो चारों आर्टिकल है ना बच्चे, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के हैं, यानी कि बच्चे डीएसपी बच्चे डायरेक्ट प्रिंसिपल बच्चे डायरेक्ट, ठीक है, डीएसपी के ही है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के ही हैं बच्चे। और 39 का ये है बच्चे सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, मैंने पढ़ाया है बच्चे, जो आपका क्या कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व का चैप्टर है। 40 भी सही है, ग्राम पंचायतों का गठन भी सही है, इसे महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं बेटा। 44 से समान नागरिक संहिता लागू है, तो भारत देश के सभी राज्यों में नहीं लागू है, ये सिर्फ भारत देश के एक राज्य में है, और वो है 40 में बेटा, सॉरी गोवा में है। और गोवा की राजधानी क्या है, जल्दी से बताओ? गोवा की राजधानी पणजी है बच्चे। और ये जो 48 है सर, यही गलत है। देखो अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि एवं पशुपालन की, और 48 का बात करता है पर्यावरण की, वन की और वन्य जीव के संरक्षण की बात करता है बच्चे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो ये जो सही होगा बच्चे, अगर यहां पर आर्टिकल 50 लिखा होता बच्चे, अनुच्छेद 50 होता, तो इसमें है बच्चे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। 48 ये होगा बच्चे कृषि एवं पशुपालन होगा, और 47 होता था मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध, 45 होता था बच्चे शिक्षा का अधिकार, 44 होता था समान बच्चे नागरिक संहिता, 36 होता था परिभाषा, ठीक है बेटा, और 40 होता है ग्राम पंचायतों का गठन। 49 भी बताओ बच्चे, 50 भी बताओ। तो 49 है राष्ट्रीय स्मारक का महत्व, और 51 होता है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। बहुत ही आसान है। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम किन किन नामों से है? अभी मैंने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा दिया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र मैंने आपको अभी रिसेंट में कराया बेटा, ठीक है। तो यहां पर जो होगा बच्चे, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का
संघ। भाग 1 अनुच्छेद 1, और अनुच्छेद 1 के फर्स्ट में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। और मैंने अच्छे से समझा दिया है, 2 वीडियो पहले की वीडियोस देख लीजिएगा बच्चे, ठीक है। तो हमारे संविधान में 2 नामों का उल्लेख है, भारत तथा इंडिया बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर होगा भारत अर्थात इंडिया। बच्चे क्लियर हो जाएगा, जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही इंडिया है बच्चे। केवल भारत नहीं है, केवल हिंदुस्तान नहीं है, भारत हिंदुस्तान इंडिया बच्चे है नहीं, सिर्फ 2 नामों का उल्लेख है। और दोनों बच्चे, इंडिया आधुनिक कल्चर को शो करता है और भारत प्राचीन कल्चर को करता है। ऐसे भी कह सकते हो कि इंडस वैली तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और बच्चे ग्रामीण सभ्यता था भारत हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 9 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है बच्चे? प्रतिबिंबित होता है, किसमें होता है बच्चे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य? छोटो बंद हो गए, किसमें प्रतिबिंबित है बच्चे, ठीक है। अब देखो यार, जितने भी संविधान निर्माता थे वो सारे के सारे कार्य बच्चे, अरे भाई संविधान सभा ही तो थी बेटा, और संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो सभी तो संविधान के निर्माण में लगे हुए थे। और आपको भी पता है यार, इनको ही तो एक चीज मिला था जिसका नाम उद्देशिका था, प्रेम्बल बच्चे। और उद्देशिका ही तो लक्ष्य था कि हमें किस तरीके से भारत देश का क्या बनाना है, संविधान बनाना है। तो सारी की सारी चीजें हमारे किसमें फिक्स है बच्चे? उद्देशिका में ही तो थी, और इसी के अनुसार हमने अपना क्या बनाया, संविधान निर्माण किया भाई। इसी में हमने बच्चे समानता की जब बात की तो समानता को हमने फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर लिया, किया कि नहीं किया बच्चे? और इसी में बच्चे हमें जब जरूरत पड़ी अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए तो हमने क्या किया सर, फंडामेंटल ड्यूटीज भी शामिल कर लिया। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कब शामिल कर लिया? 1976 में। सारी रूपरेखा हमारा लक्ष्य इसमें निहित था सर। इसीलिए तो हम अपनी प्रस्तावना को भी बच्चे क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा और परमात्मा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन हो जाएगा, 9 नंबर का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखिए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? हमने कहा था बच्चे कि संविधान की उद्देशिका में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और इसी को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है बच्चे, है ना। तो संशोधन हुआ था 42वां, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। और हमने अपनी उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्द को शामिल किया था। इन 3 शब्द को क्या किया था शामिल? कौन से सन में बेटा? 1976 में। और चौथा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। और आपको पता है सर, उस समय भारत देश में कौन सा आपातकाल था? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही बच्चे 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया। इसे बच्चे हम लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बच्चे।
150 से ज्यादा आर्टिकल में परिवर्तन हुआ था, 150 से अधिक अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और हमने अपनी उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े थे, यानी 1976 से पहले जो हमारे यहां उद्देशिका थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा, ये तीनों शब्द आया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वाणित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वाणित करता है? सारे बच्चे बताओगे जल्दी से। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य नीति निदेशक तत्व। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अभी मैंने कहा था बच्चे कि संविधान का निर्माण बच्चे उद्देशिका के अनुसार हुआ है, संविधान का निर्माण उद्देशिका। और अभी हमने कहा कि हमने 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में एक बच्चे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बच्चे शब्द को वर्णित किया, किसमें? उद्देशिका में, यानी प्रस्तावना में सर। तो जब उद्देशिका में ही ये शब्द जुड़ गया तो आप बताओ इसे हमने संविधान में फॉलो किया कि नहीं किया? यार फॉलो कर लिया बच्चे। तो यहां पर जो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत देश का पर्टिकुलर कोई भी एक धर्म नहीं है, सर्वे धर्मा, सभी धर्म एक समान है। और राज्य में धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना गया है, राज्य में बच्चे धर्म को इंडिविजुअल सब्जेक्ट माना गया है। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे बच्चे, ठीक है। और प्रस्तावना के बाद संविधान के तहत उन्हें फॉलो करवाया गया है बच्चे, राइट्स देकर। तो मौलिक अधिकार भी है बच्चे, है ना। तो यहां पर बच्चे बी ऑप्शन टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, बहुत आसान है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? सारे बच्चे आंसर दो, अभी बताया है। कौन सा ऐसा शब्द था जो बच्चे सम्मिलित नहीं था? तो पता चल गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। फिर बच्चे कितने नए शब्द आए थे? बंधुत्व पहले से ही था, अखंडता पहले से ही था, संप्रभुता पहले से ही था बच्चे, ठीक है। समानता भी पहले से ही रहा होगा, जल्दी बोलो। तो अभी मैंने लिखा था बच्चे कि 1976 में आया पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अखंडता वाला बच्चे, यानी सी बच्चे जो था वो 1975 में नहीं था। शामिल कब हुआ? 1976 में हुआ। तो बंधुत्व भी था, समानता भी था, संप्रभुता भी था, बट अखंडता नहीं था। ये आया 1976 में। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना होती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना होती है। क्या होती है?
पूरा प्रेम्बल पढ़ाया हूं बच्चे, एक वीडियो प्रेम्बल की ही है। देखिए, जो बच्चे ना देखे हो जाके प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है और चीजों को देखो, तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जनता की जनतंत्र शब्दों से गलत है, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से गलत है, और प्रेम्बल का जो पहला ही शब्द था बच्चे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, XYZ। ठीक है बेटा, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया बच्चे, यानी हम भारत के लोग। और ये लिया गया था संयुक्त राष्ट्र के, ये जो शब्द है बच्चे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से हमने ये शब्द लिया था। ठीक है बेटा, उसमें लिखा था हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, यहीं से हमने लिया हम भारत के लोग। यानी जितनी भी भारत में राजनैतिक शक्तियां हैं, जितनी भी भारत में पॉलिटिकल पावर है, वो सारा का सारा पीपल में है बच्चे, यानी जनता में निहित है, आप में निहित है बच्चे। आप चाहो तो जैसा मर्जी हो कर जाओ बेटा, ठीक है, आप चाहो जैसा मर्जी हो कर जाओ। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौदह नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है बच्चे जो हमारी उद्देशिका में नहीं है? वर्तमान समय की बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, यहां पर कोई डेट मेंशन नहीं किया हमने। समाजवादी पता है 1976 में जुड़ा, पंथ निरपेक्ष है 1976 में जुड़ा, प्रभुता संपन्न या संप्रभु है बच्चे शुरुआत में ही था जब हमारी उद्देशिका बनाई गई। क्या हमने उद्देशिका में लोक कल्याण भी कहा है? तो आपको पता है सर, लोक कल्याण तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, तो यहां पर जो आपका गलत हो जाएगा वो हो जाएगा लोक कल्याण शब्द हमारी उद्देशिका में नहीं है, यानी पब्लिक वेलफेयर शब्द हमारी उद्देशिका में नहीं है। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत देश के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? सारे बच्चे बताओ, 1 2 3 4। पढ़ाया है, प्रेम्बल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा जितने भी बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो यहां पर न्याय जो होता है वो हमें 3 क्षेत्रों में मिलना चाहिए बेटा, राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। जस्टिस हमें 3, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशलिस्ट बच्चे, ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय हमें मिलने चाहिए, यही उद्देशिका में सम्मिलित है बच्चे, क्लियर मेंशन है। ठीक, चलो 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बच्चे? राजधानी आपको भी पता है बच्चे, अदलती बदलती रहती है, ध्वज बनाया जाता है, हम चेंज भी कर सकते हैं बच्चे, संप्रभुता, और इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा सही होगा? भाई याद होगा मैंने कहा था कि राज्य बनने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए यार, याद होगा ना कुछ गधे बच्चों को, 4 एलिमेंट चाहिए। सबसे पहले तो यार उसका अपना जनसंख्या होना चाहिए,
उसका अपना क्षेत्र होना चाहिए, उसकी अपनी सरकार होनी चाहिए और उसका अपना संप्रभुता होना चाहिए यार। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप पूर्णतया क्या हो जाओ, फ्री रहो, तभी तो एक राज्य बन पाएगा। और मैंने कहा था कि ये 3 चीजें एक व्यक्ति के पास हैं जिसका नाम तिब्बत है। क्या तिब्बत राज्य था? नहीं है, क्योंकि वहां संप्रभुता नहीं है और बच्चे उसकी संप्रभुता को छीन रखा है। किसने? चीन ने कर रखा है बच्चे अपने पास। तो बताओ भूटान बच्चे क्या कहते हैं, तिब्बत राज्य है? नहीं है। एक राज्य बनने के लिए उसके पास उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके पास उसका क्षेत्र होना चाहिए, उसके पास उसकी खुद की गवर्नमेंट। अब ये तीनों हैं, बट इसकी सरकार बच्चे जब फ्री होगी, काम करेगी, तभी तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं यार। ठीक है, तो राज्य बनने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 4। और आपको पता है सबसे बेस्ट क्या होता है? संप्रभुता। भाई किसी भी कार्य करने के लिए हम पूर्णतया स्वतंत्र हो, किसी भी बाहरी देश का या राज्य का इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर देखिए जल्दी से। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। सही है बेटा। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब ये चारों ऑप्शन सही हैं, चारों के चारों सही हैं बेटा, लेकिन यहां पर संसदीय प्रणाली की सरकार है। सरकार की बात करते हैं बच्चे, तो आपको भी पता है राज्यसभा भी होंगे, लोकसभा भी होंगे, तब इनके सदस्य बनकर बच्चे क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। और आपको पता है सरकार उसी की बनती है जिसे लोकसभा में क्या मिलता है? बहुमत बेटा। और सरकार होता है मंत्रिपरिषद। क्या होता है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद बच्चे किसके प्रति वफादार होती है? आपको पता होना चाहिए, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति बेटा? तो लोकसभा ही तो संसदीय प्रणाली है, लोकसभा ही तो संसदीय प्रणाली है। तो यहां पर बच्चे जो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसी लोकसभा को हम जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन। तो यहां पर सबसे बेस्ट होगा डी ऑप्शन। सरकार की बात की है हमने बच्चे, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, मान लो लोकसभा सदस्य चुन गए, सरकार बनी ही नहीं, तब संसदीय प्रणाली कहां से बन पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। राष्ट्रपति पदाति में समस्त शक्तियां निहित होती हैं बच्चे, समस्त शक्तियां निहित होती हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम कहें कि जो संघ की कार्यपालिका है इसके पास जितनी भी पावर है वो सारी की सारी निहित होती है किसमें बेटा? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक शक्ति, अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करें तो वो होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में सबसे पावरफुल कौन होता है? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में सिर्फ कौन होता है? कैबिनेट। कौन होता है? कैबिनेट। बताया है, सब कुछ करा दिया है बच्चे मंत्रिपरिषद वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर बच्चे राष्ट्रपति में सारी शक्तियां तो होती हैं उसके पद के दौरान, लेकिन वास्तविक बच्चे निहित होती है कैबिनेट के अंदर। किसके अंदर होती है? कैबिनेट के अंदर होती है बच्चे। किसके अंदर होती है? कैबिनेट के अंदर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 19 नंबर।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत एक कुलीन तंत्र है, मतलब ही नहीं होता है। सी ऑप्शन, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। क्या हमारे यहां बच्चे राजा लोग शासन कर रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं कर रहे हैं सर। भारत एक संसदात्मक बच्चे प्रजातांत्रिक राज्य है। तो यहां पर जो बी ऑप्शन होगा भाई, हमारे भारत देश में लोकतंत्र है। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है बच्चे। यहां पर लोकतंत्र है और यहां पर संसदात्मक नात्मक प्रणाली। ठीक है बच्चे, और आपको पता है लोकतंत्र है यानी कि जनता का शासन। किसका शासन है बच्चे? जनता का शासन है। तो यहां पर आपका बच्चे हो जाएगा प्रजातंत्र का मतलब बच्चे लोगों का तंत्र। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, 20 नंबर। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है बच्चे? राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है राष्ट्रपति को। भारत में संविधान सर्वोपरि है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और राजनैतिक शक्तियों का जो प्रमुख स्रोत है, जो राजनैतिक पावर होती है, वो बच्चे अभी मैंने कहा था किस में निहित है? जनता में निहित है। भाई जनता मतदान में भाग लेगी तभी तो विधानसभा बनेगा, और जब विधानसभा बनेगा तो राज्यसभा बनेगा, और डायरेक्ट भाग लोगे तो लोकसभा बनेगा। ये दोनों बनेंगे और विधानसभा बनेगा तो राष्ट्रपति बनेगा, तब क्या बनेगा? संसद। और कानून फिर यही लोग बनाएंगे। लेकिन ये सारा का सारा पावर किसने अपने हाथ में रखा है? यही बच्चे उद्देशिका की प्रथम लाइन ही है, हम भारत के लोग बेटा। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त है किसके द्वारा? यानी राज्य को शक्तियां और केंद्र को शक्तियां, दोनों को बच्चे उसके अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं किसके द्वारा? भारत के संविधान से, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि भारत देश में सर्वोपरि कौन है? संविधान। तो संविधान से ही सभी को तो बच्चे इनके कार्य क्षेत्र बताए गए हैं, यानी प्राधिकार। तो राज्य का प्राधिकार क्या है और केंद्र का प्राधिकार क्या है? ये 3 सूचियां ही तो बताती हैं, और तीनों सूचियां कहां है? संविधान में वर्णित है बच्चे। कहां है? संविधान में है। तो यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन बेटा, भारत के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंकित किया गया था बच्चे? भारत देश का राजकीय चिन्ह क्या है? जल्दी से बताओ, भारत देश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र बच्चे। और अशोक चक्र कहां था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है बच्चे, और आपको पता है सर, इस अशोक चक्र में 4 शेर थे जो साहस और निर्भीकता की निशानी थे बच्चे। और यहाँ पर बच्चे क्या था? फलक है बच्चे, और फलक के बीचों बीच में एक धर्म चक्र बना है बच्चे। एक धर्म चक्र बना है जिसमें तीलियों की संख्या कितनी है? 24।
कितनी है बच्चे, और ये अशोक चक्र गोल स्तंभ में बना है। आपको दिखता तो 3 शेर ही है बच्चे, ठीक है, लेकिन शेरों की संख्या कितनी है, 4। इसके बच्चे दाएं फलक पर देखा जाए तो एक बैल शो करता है और बाएं फलक पर देखा जाए तो एक घोड़ा शो करता है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर 2 और चीज है बच्चे। आप बैल को देखोगे तो ये पश्चिम में दिखाई देगा, घोड़ा हो गया बच्चे और बैल हो गया, ठीक है। तो बैल आपका होगा पश्चिम में, घोड़ा हो जाएगा दक्षिण में बच्चे, ठीक है, घोड़ा हो जाएगा दक्षिण में बच्चे। घोड़ा होता है फुर्ती की निशानी होती है और एग्रीकल्चर शो करता है हमारा बैल। और बच्चे आपको पता होना चाहिए इस धर्म चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है, 24। और आपको भी पता है बच्चे इसी के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है बच्चे। और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, सबको पता होगा फिलहाल ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है बच्चे। सदा सत्य की विजय हो, हरदम सत्य की जीत हो बच्चे, यही निशानी है सत्यमेव जयते। तो अशोक चक्र को हमने एक्सेप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ये बच्चे चारों दिशाओं में ये शो करता था, न्याय का प्रतीक है बच्चे। किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है बेटा, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950, 24 तीलियां हैं, 4 शेर हैं एक फलक पर बच्चे, बैल है एक फलक पर, क्या है, घोड़ा है बच्चे, एक पर हाथी है और एक पर शेर है बच्चे। चारों दिशाओं में 4 हैं, हाथी भी है, शेर भी है बच्चे, और बैल भी है और घोड़ा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और सत्यमेव जयते बच्चे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, पाओक्रिटेसस राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्रिस्टेटस। और ये राष्ट्रीय पक्षी बना है 1963। राष्ट्रीय मिठाई क्या है जरा बताओगे, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, और ये जो धर्म चक्र है बच्चे जिसमें तीलियों की संख्या 24 है, हमने अभी बताया बच्चे ये किसको शो करते हैं, न्याय को शो करते हैं बच्चे। किसको शो करते हैं, न्याय को शो करते हैं बच्चे, ठीक है। किसको शो करते हैं, न्याय को शो करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर देखिएगा बच्चे, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज हो गया बच्चे, न्याय का सिंबल हो जाता है बच्चे, ठीक है। 25 नंबर देखिएगा बच्चे, 25 नंबर में है राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है बच्चे, यानी तीलियों की कुल संख्या कितनी है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा उसमें आरों की बच्चे संख्या कितनी है, तीलियों की संख्या कितनी है, तो सारे बच्चों को पता होगा 24। और 24 गुण होने चाहिए थे बेटा जब आदमी बुद्ध का शिष्य बनता था, यानी बुद्ध का शिष्य बनने के लिए 24 गुण आप में होने चाहिए। और भगवान बुद्ध ने बेटा पहली बार बच्चे सारनाथ में ही 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। सबसे ज्यादा तो ऐसे उन्होंने उपदेश कहाँ दिया, आपके श्रावस्ती में दिया था बच्चे। अंगुलमाल की गुफा कहाँ है, श्रावस्ती में है। सारनाथ में बच्चे एक स्तूप भी बनाया गया है, और सारनाथ में ही बच्चे पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया था, 5 ब्राह्मणों को बच्चे क्या किया था, उन्होंने उपदेश दिया था बच्चे। और ध्यान से देखना एक क्वेश्चन बन चुका है, ये जो इनका प्रथम उपदेश था इसे चित्रण में दर्शाया गया है बच्चे। वहां पर 5 ब्राह्मण आगे बैठे हुए हैं और स्वयं बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आपके बच्चे 25 क्वेश्चन थे। जो पॉलिटी के हमें 1.5 बच्चे 500 क्वेश्चन कराने हैं, ये है कल फिर बच्चे 9 बजे आपका क्वेश्चन ही सॉल्व होगा, क्लियर हो जाएगा। तो सारे बच्चे कल 9 बजे बच्चे रहिएगा, बाकी जो क्लासेस है सेम टाइम आपकी मिलती
रहेंगी। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, बाय बाय, टेक केयर बेटा। और हाँ सर, जो सारनाथ का बौद्ध वृक्ष था उसको शशांक जो था बच्चे, राजा शशांक, मेरे ख्याल पाल वंश से संबंधित था, उसने कटवा दिया था बच्चे, क्योंकि वो विष्णु का उपासक था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे।